गुड मॉर्निंग। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 4 के बारे में आज से हम चर्चा करेंगे, जो कि होता है लेजिस्लेचर जर्नलिज्म के ऊपर। तो जो पार्लियामेंट, जितनी भी असेंबलीज स्टेट की हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसको लेजिस्लेचर जर्नलिज्म बोला जाता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारी कंट्री में दोनों हाउसेस के अंदर और उसके अलावा जो है राज्यसभा, लोकसभा जिसको बोला जाता है, इसके अलावा जो स्टेट की असेंबलीज़ होती हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, उनसे कानून पास होते हैं और उससे हमारा देश चलता है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश की व्यवस्था में, देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चीज़ में असेंबलीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी उसको बोला जा सकता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। इसको जो है ये क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और जो है दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, क्योंकि हर एक राज्यों से जो काउंसिल जो है वो जो है मतलब ये जितने भी राज्यों से, स्टेट से चुन करके लोग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी पार्टी है जिसकी जो सीटें जीती हुई है उसके ऊपर। तो इसलिए उसको राज्यसभा बोला जाता है और इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। और साथ में जो लोकसभा होता है वो हाउस ऑफ पीपल होता है, जिसके अंदर लोग डायरेक्ट चुन के आते हैं और पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो है रोल ये होता है कि वो जो है इसका हेड होता है, हेड ऑफ लेजिस्लेचर, और सारे पावर्स, किसी भी हाउस को डिसॉल्व करना या कोई भी चीज़ करना है तो सारे पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को भी एक लिमिटेशन है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही जो काम करता है। प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनकी एडवाइस के ऊपर ही प्रेसिडेंट कोई काम करता है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं लेता है। तो आप देखे होंगे कि जो है इनको सबको, जो दोनों हाउसेज में सेलेक्ट होके आते हैं, उनको इलेक्ट होके आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश में भी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा जो है ये आया था फोर्स में, और इसको डिसबैंड 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उस टाइम पे जो है इसको डिसबैंड कर दिया गया था। पार्लियामेंट हाउस की अगर बात करें तो संसद भवन भी इसको बोला जाता है, और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी पार्लियामेंट हाउस का अभी नई बिल्डिंग भी जो है बनने वाली है और जल्दी ही तैयार हो जाएगी। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है एक बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक जो है सेंट्रल हॉल है। सेंट्रल हॉल में लोकसभा, राज्यसभा दोनों के चैम्बर्स, लाइब्रेरी हॉल, ये सारी चीज़ें उसमें उसी के अंदर ही जो है पूरा पार्लियामेंट के लेआउट के अंदर में ही आता है। जब कोई ज्वाइंट सीटिंग करना हो या कोई बड़ा कोई फंक्शन हो, कोई बाहर से कोई एड्रेस करने के लिए आ रहा हो, जो कि सारे एमपीज़ को एड्रेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडियन प्रेसिडेंट कंपोनेंट का ही एक मतलब पार्लियामेंट का ही एक कंपोनेंट उसको माना जाता है। आर्टिकल 60 और आर्टिकल 111 के द्वारा प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लॉज पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और स्टिपुलेटेड प्रोसीजर के थ्रू ही होने चाहिए। तो ये काम जो है प्रेसिडेंट का होता है कि कोई अनलॉफुल तरीके से कोई भी चीज़ जो है उसमें पास नहीं होना है। लोकसभा की अगर हम बात करें, हाउस ऑफ पीपल की, तो उसके अंदर टोटल जो है 543 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया जो 543, और दो जो है इनको एंग्लो इंडियन को जो है किया जाता है, तो टोटल 545। और
मैक्सिमम लिमिट जो हाउस का है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वह 552 का है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम जो है 250 मेंबर होते हैं और प्रेजेंटली 245 मेंबर्स जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है आज की, जिसमें 233 स्टेट से इलेक्ट होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटिव मेंबर होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उनका जो है जो मिनिस्टर का उनका जो मेन कैबिनेट होता है उनके द्वारा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम पावर की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के द्वारा क्योंकि इलेक्ट किए जाते हैं और इनका बहुत ही अहम रोल होता है कि ये जो है पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाएं ताकि बाद में उसके ऊपर कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर जो है कानून बनाया जा सके जिससे जो है लोगों का हित हो। अभी हम बात करें अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की बात, तो पार्लियामेंट्री जर्नलिज़्म जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। दोनों गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि प्लेस फॉर लेजिस्लेशन और मेकिंग लॉज, एक ऐसी जगह जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री जर्नलिज़्म जितने भी पार्लियामेंट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, किसी भी लेवल पे विधानसभा हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं स्टेट के, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें जो है मतलब जितने भी कानून बनाए जाते हैं जिस चीज़ के ऊपर बहस किया जाता है तो उन सब चीज़ों को जो है ये जर्नलिज़्म के माध्यम से आप उसको रिपोर्टिंग करते हैं। तो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स लिखने में जो है आपको पहली बात तो जो है ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज़ हैपनिंग हो रही है उसी के बीच में आप उसी के बारे में लिखें और आप जो है इधर उधर की गलत चीज़ें ना लिखें क्योंकि उससे काफ़ी डिस्प्यूट के मामले आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको बिल्कुल जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको इधर उधर जो है चीज़ों को कवर नहीं करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक को आपको जिस चीज़ को एक्चुअल हाईलाइट करना जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है उसी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अभी हम अगर बात करें कि कंपोजिशन ऑफ शोरिन पार्लियामेंट बाईकैमरलिज्म, तो बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री यही है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हम हुए थे तो तब से वो जो है उसमें सामने है लोगों के। और इसके अलावा पहले जो है यूके जो यूनाइटेड किंगडम था उसके अंदर भी जो है जो था एक्चुअली उनसे ही हमने पार्लियामेंट यूके के पार्लियामेंट से ही हमने जो है इस चीज़ को जो है अपने उसमें फोकस में लाया है और फोर्स में लाया है। और बाईकैमरलिज्म का मतलब यही होता है कि इसमें एक तो डायरेक्ट जो पीपल से चुन करके आते लोग हैं, उसके अलावा जो स्टेट्स में जो चुने जाते हैं उनके बीच में से उनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो आते हैं उनका जो है फ़ायदा यही होता है कि इनसे एक जो है बैलेंस बना रहता है। तो वो बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है आए, जितनी भी पार्टीज़ पावर में हैं उनके मेंबर्स अगर जो है उनसे सेलेक्ट होकर के आएंगे तो उससे जो है सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन एकदम सही रहेगा। अगर हाँ कम्युनिकेशन बिटवीन हाउसेस का अगर बात करें तो इसमें जो है आपस में मैसेज भेजा जाता है, फॉर्मल नोटिसेस, रेजोल्यूशंस जो है, पासिंग ऑफ बिल्स, तो इन सब चीज़ों को जो है जनरली राइटिंग के द्वारा और जो हर एक हाउस के स्पीकर हैं उनके थ्रू चीज़ें जो है कम्युनिकेट की जाती हैं एक दूसरे हाउस में। और बिल्स जो है या बिल्स का अमेंडमेंट कोई होता है तो उसके अंदर जो है आपका देखेंगे ज्वाइंट सेशंस होते हैं, कभी कभी दोनों हाउसेस को लोग जो है सेम टाइम पे ही जो है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं किसी भी बिल के ऊपर और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर वोटिंग के बाद फिर जो है उसको सामने लाया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया के अंदर, 6 स्टेट हैं
आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स है स्टेट के अंदर। बाकी सब में जो है खाली एक विधानसभा ही है। लेकिन इन जो है 6 स्टेट्स के अंदर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनके अंदर आप देखेंगे कि दोनों ही हाउस हैं। अभी हम प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो है क्या है, उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, इंडियन स्टेट का। और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है और साथ साथ कमांडर इन चीफ जो है आर्म फोर्सेस का भी उसको कहा जाता है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्रिएट किया गया था, जब इंडिया रिपब्लिक बन गया था और इसका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 53 ये स्टेट करता है, ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है अपने पावर्स को डायरेक्टली भी एक्सरसाइज कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली थ्रू अपना प्राइम मिनिस्टर्स और बाकियों के थ्रू जो है एक्सरसाइज कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। अगर प्रेसिडेंट की हम पावर और ड्यूटीज़ की बात करें तो प्रेसिडेंट जैसे ब्रिटिश में किंग का जो पोजीशन होता है वही सेम पोजीशन प्रेसिडेंट का इंडिया में है। वो हेड ऑफ स्टेट भी है बट वो एग्जीक्यूटिव एक्चुअली है भी नहीं, और वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है बट वो जो है रूल नहीं करता है नेशन, वो सिंबल है खाली जो है एक नेशन का। तो उनका जो है क्या है कि मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन होता है जनरली जो है सेरेमोनियल नेचर का होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है अगर ज़मीन से जुड़ने वाली बात है तो वो जो है जो भी रूलिंग पार्टी होती है वही करती है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल कोई पास हुआ है तो उसमें अगर हाउसेस पास हुआ उसके बाद वो या तो साइन करना है प्रेसिडेंट को, या उसको विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें वो कर सकते हैं। जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है बिल को तो फिर वो एक कानून बन जाता है, और अगर वो रिटर्न करता है या विदहोल्ड कर देता है उस बिल की एक्सपायरी तक, तो फिर वो दोबारा से जो है पार्लियामेंट में दोबारा से इंट्रोड्यूस या पास करने के बाद दोबारा से, तब वो दोबारा से ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के ही। तो ये एक लिमिटेशन है कि ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट अगर साइन करे तभी जो है आपका पास होगा कोई भी बिल। एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिमिटेशन की बात करें अगर, तो प्रेसिडेंट क्योंकि ड्यूटी बाउंड होता है कि उसने कुछ भी करना है तो एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बाद ही जो है उसने कुछ भी करना है। हालांकि जो है फाइनल अल्टीमेटली जो ऑर्डर फाइनल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन आप इसमें यही बोल सकते हैं कि क्योंकि वो उसके जो है मनमर्जी से नहीं कोई चीज़ ऑर्डर दे सकता है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ये होती है कि कोई भी डेथ सेंटेंस है तो पावर उसके पास है कि वो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्यूटी की बात करें तो प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना, ये ड्यूटी जो है प्रेसिडेंट की होती है। तो कोई भी कानून कुछ भी अगर बन रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से अगर नहीं है तो उसको प्रेसिडेंट रोकने के लिए उसको ये एम्पावर किया गया है कि उस चीज़ को वो रोक सकता है। लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें तो फिर आपको पता ही है कि जो दोनों हाउसेज होते हैं उनको हेड प्रेसिडेंट ही करता है, और कोई भी जो है सेशन होते हैं तो उसका आपको इनागुरल एड्रेस वगैरह आप देखेंगे वो सारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो है उनको बिना मिनिस्ट्रियल एडवाइस के जो है वो डायरेक्ट एक्शंस नहीं करते हैं, क्योंकि ज़मीन से पब्लिक के साथ डायरेक्टली जुड़े नहीं रहते हैं। जुडिशियल पावर में आपको बता ही दिया कि वो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें सज़ा माफ़ी वगैरह वो कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट पावर्स की बात करें तो चीफ जस्टिस और बाकी जजें जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको सबको जो है अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत प्रेसिडेंट की होती है। सीएजी इसी तरह से कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एम्बेसडर्स
और हाई कमिश्नर्स दूसरी कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सबको जो है अपॉइंट करने की जिम्मेदारी और उनका जो वो पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें तो फाइनेंस बिल जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होता है तो वो जो है तब तक वो आपका समझ लीजिए कि इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, ये सब चीज़ें जो है वो पहले से जो है देखते हैं और उनको जो है अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही वो जो है फाइनली लोगों के पास आती है। डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो जितने भी किए जाते हैं वो सब प्रेसिडेंट के ही बिहाफ पे किए जाते हैं। तो सारा पावर जो है एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और मिलिट्री पावर की अगर बात करें तो मिलिट्री पावर तो आपको बता ही दिया पहले कि सुप्रीम कमांडर पूरे आर्म फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, सबका जो है सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। वो किसी भी वार को शुरू करने का भी जो है डिक्लेयर भी कर सकता है एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, या फिर जो है किसी वार को जो है रोक भी सकता है। इसके अलावा पार्डनिंग पावर्स जैसे बताया आपको आर्टिकल 72 के अंदर ये मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि यूनियन लॉ के ख़िलाफ़ कोई पनिशमेंट है, मिलिट्री कोड का जो एक कोई पनिशमेंट है या डेथ सेंटेंस है तो इनके ऊपर जो है प्रेसिडेंट चाहे तो इनमें माफ़ीनामा कर सकता है। इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट के पास है कि वो इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल या फिर नेशनल इमरजेंसी या स्टेट कोई भी इमरजेंसी जो है लगा सकता है। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो या तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा जो है कम से कम 35 साल का होना चाहिए, और तीसरा जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर उसके अंदर है तो फिर वो जो है प्रेसिडेंट का जो है कर सकता है। और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में अगर हम देखें तो करंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर ऑफ कोई स्टेट होता है, या मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ कोई स्टेट होता है, तो फिर जो है वो भी जो है उसको क्वालिफाई होता है कि वो प्रेसिडेंट बन सके। अभी हम अगर बात करें तो लोकसभा के बारे में बात करते हैं अभी, अब हाउसेस के बारे में। तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ पीपल इसको बोला जाता है, और जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा बोला जाता है। और लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको 5 ईयर्स टेन्योर के लिए थ्रू इलेक्शंस पब्लिक खुद चुनती है, और उसके बाद संसद भवन के अंदर जो है ये सारे मेंबर्स जब चुन जाते हैं तो ये संसद भवन में बैठते हैं। और मैक्सिमम जो है आपको जैसे बताया था कि जो है मैक्सिमम जो है जितना मेंबरशिप है वो 552 है, लेकिन आज के डेट में 543 के ऊपर इलेक्शन होता है और 2 एडिशनल मेंबर एंग्लो इंडियंस को सेलेक्ट किया जाता है, तो इस तरह से टोटल 545 मेंबर्स हैं आज की डेट में। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की बात करें तो ये 17 अप्रैल 1952 में सबसे पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो है 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहली बार लोकसभा जो है लोअर हाउस ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो जो भी आदमी इसके लिए इलेक्शन लड़ता है वो आर्टिकल 84 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर पूरा डिटेल बताया हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए, और पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया वो सारे क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर आना चाहिए, कोई क्रिमिनलिटी, कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरी कंट्री में जो है उसका इलेक्टोरल में उसका कहीं नाम नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है या फिर दिमाग से उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है
पार्टी कोई डिसिप्लिन तोड़ रहा है तो उस टाइम पे उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अगर कोई भी किसी भी कंडीशन से अगर कोई सीट लोकसभा की अगर खाली रह जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इलेक्शंस करके जो है उसको दोबारा से उसको भरा जाता है। अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ लोकसभा को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा थ्रू इलेक्शंस, और हर 5 साल में ये होता है। हर सीट स्टेट को जो है कुछ सीटें अलॉट की गई हैं लोकसभा में, ताकि जो है उनका मेंबर्स के जितना है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो उसको पूरे के पूरे लोगों के बीच में पूरे इंडिया के अंदर उसका जो है लगभग अगर आप बात करें हम तो पॉपुलेशन की 60 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। तो इस तरह से जितने भी स्टेट हैं उनको जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो है उनको बांटा जाता है, और उसके बाद उस हिसाब से उनका वोटिंग होता है और इलेक्शन किया जाता है। अगर हम इनके पावर्स की बात करें तो लोकसभा में जो है कुछ पावर होते हैं इनके पास, और इसमें पहली बात तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर जो है आएगा तो वो लोकसभा के अंदर ही आता है, ये राज्यसभा के पास ये पावर होता नहीं है। इसके अलावा मनी बिल्स जो है अगर लोकसभा से पास हुए हैं तभी जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ऑर्डिनरी बिल्स जैसे हैं अगर वो पास हो गए हैं तो इसको भी जो है लोकसभा के अंदर पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है बिल वगैरह पास करने में और बहुत सारे मोशंस वगैरह पास करने के लिए दोनों को जो है लगभग इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, इसके अलावा इनिशिएटिंग पासिंग रेजोल्यूशन कोई जो है, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है लगभग इक्वल जो है राइट्स दोनों को दिए हुए हैं। अगर हम इनके अंदर प्रोसीजर की बात करें तो लोकसभा वगैरह के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है इनको स्पीकर के थ्रू होती है। स्पीकर का काम होता है कि जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो प्रोसीजर होता है उसको जो है पूरा रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और हाउस को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। अब अगर हम सेशन की बात करें तो जनरली जो है 3 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो बजट सेशन होता है फरवरी से मई तक, इसके अलावा मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर से मिड दिसंबर तक। तो ये 3 सेशन में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हर साल में जो है ये 3 सेशन रखे जाते हैं। और सिटिंग्स यूजुअली 11 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक इस तरह से की जाती है। एक क्वेश्चन आवर्स होती है, क्वेश्चन आवर में लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आवर के बाद कुछ मिसलेनियस आइटम्स होते हैं, छोटे मोटे जो एक्टिविटी होती हैं इधर उधर की, तो और कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए तो उसके ऊपर जो है डिस्कशन, और लोग जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको आज़ादी होती है कि वो अपना नाम रजिस्टर कराएं और उसके बाद वो अपने जो भी पॉइंट देना है उसके ऊपर दे सकते हैं। मेन बिजनेस की अगर बात करें तो फिर जो बिल्स के ऊपर कंसीडर करना, फाइनेंशियल बिजनेस या फिर कोई भी रेजुलेशन वाला है तो उसको लाना और उसको कानून बनाने का जो है मेन बिजनेस होता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, मोशंस, रेजुलेशंस, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो है सारा पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है। अगर कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसके ऊपर भी तुरंत उसके ऊपर बात किया जाता है और उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाता है। डिबेट्स बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी डिबेट चलते रहते हैं, तो उस काफ़ी डिस्कशन होता है, कोई भी पॉइंट होता है उसके ऊपर। इसके बाद ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, ए और नो, एस या नो बोल करके उससे जो है वो पूरा जो है कंप्लीट वोटिंग जो है रिकॉर्डिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा डिबेट्स का जो है पब्लिकेशन होना, तो ये सारी चीज़ें कार्रवाई उसके अंदर होती हैं। लोकसभा के अंदर अगर ऑफिसर्स की बात करें तो फिर स्पीकर और स्पीकर जो होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा उनका एक सेक्रेटेरिएट होता है जो कि पूरी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट जो है उस करता है और
जितने भी जो है जो स्पीकर है उसको सारा सपोर्ट जो है वही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा उसका जो है जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जितनी सर्विसेज होती हैं, रिसर्च रेफरेंस मटेरियल जो है किसी चीज़ के बारे में होता है, और रिकॉर्ड पब्लिशिंग जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो ये सारा का सारा रोल जो है सेक्रेटरीट का होता है, वो सारी चीज़ें चलाता है। अभी इसके अलावा हम बात करें हैं रिलेटिव रोल्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें जो है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो आपको बता ही दिया मैंने कि क्या क्या है। अब इनके रोल की अगर हम बात करें तो पहली बात तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका लेजिस्लेटिव फंक्शन सबसे ज़्यादा है कि लेजिस्लेचर लाना मतलब कानून बनाना, इसके बाद उनको जो है पास करके और उसके बाद लागू कराया जाए। इसके अलावा अगर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो दोनों हाउसेज जो हैं दोनों के अंदर ही जो है डिस्कशंस होते हैं, बिल्स पास होते हैं, तो एक हाउस से पास होकर उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है। अगर हम बात करें कि कौन सा ज़्यादा हाउस स्ट्रॉन्गर है तो लोकसभा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनके पास कुछ मोशंस वगैरह लाने के एक्सटर्नल एडिशनल पावर होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो लोकसभा में जो है इसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, और राज्यसभा को जो है अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। इसके अलावा लोकसभा को डिज़ोल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। और लोकसभा का फिक्स टेन्योर 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है, और इसमें 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है चेंज होते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एज के बारे में भी है कि लोकसभा का मिनिमम 25 ईयर्स एज होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स का एज होना बहुत ही ज़रूरी है। और लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है और राज्यसभा का 250 है। स्पीकर जो होता है वही चेयरपर्सन होता है, और यहाँ पे जो है राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, वही जो है उसका चेयरमैन होता है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो लेजिस्लेचर लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मेंटेन लॉ को मेंटेन करना, और जुडिशरी जो है इन्फोर्स जो है लॉ को इन्फोर्स कराना। तो ये सारी चीज़ें जो है जिम्मेदारियाँ होती हैं। एग्जीक्यूटिव के पावर्स की अगर बात करें हम तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ही जो है मतलब वो कन्वीन करते हैं, और उसके बाद ही जो है सारी एक्टिविटी उसके अंदर होती हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्डिनेंसेज होते हैं उनको फार्मुलेट जो किया जाता है, तो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो कोई भी अगर सेशन उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे कैबिनेट का भी काफ़ी ये होता है, पावर होता है कि कैबिनेट ही जो है उसको कोई भी कानून को बना सकती है। अगर रेगुलेटर की बात करें तो स्टैंडर्ड्स जो है हर एक सेक्टर में लाने के लिए, काफ़ी रेगुलेट करने के लिए भी जो है किसी भी कानून को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे लोगों से जो है पहले समझना है उसके बाद ही लेना है, फीडबैक लेना है, तो वो सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, डिबेट्स, मोशंस, क्वेश्चन आवर, ये सब चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट की अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें एमपी जो है मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद चाहे जवाब दे, उनका जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करना पड़ता है। डिबेट और मोशंस जो होते हैं तो जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उसको उसके ऊपर जो है बताना पड़ता है, और वो बहुत ही ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि उसको आकर के और उसका रिप्लाई उसने करना है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी साथ साथ होती हैं, वो कोई भी एक्शंस को, गवर्नमेंट के एक्शन उसको स्क्रूटिनाइज़ करने का काम करती हैं। तो लेजिस्लेशन में क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो इसलिए डिस्कस करने के लिए हर चीज़ को, तो इसलिए स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं। जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज एग्जामिन बिल्स रेफर टू देम, कोई भी बिल उनको दिया गया उसको जो है एग्जामिन करती हैं। कोई भी ग्रांट जो है मिनिस्ट्रीज़ की होती हैं, उनके डिमांड हो या फिर कोई अलग सब्जेक्ट हो।
फाइनेंशियल बिजनेस का अगर जो है हम बात करें तो इसकी स्क्रूटनी का भी जो है अप्रूव करना, टैक्सेस कितने एक्सपेंडिचर पे आया हुआ है और जितना अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर है उसको सबको स्क्रूटनी करने का काम जो है करते हैं। और साथ साथ जनरल बजट, डिपार्टमेंट वाइज डिमांड, ग्रांट वगैरह, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब जो है बना करके इनको भी जो है सारे को जो है चेक करते हैं ये लोग। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस भी रहता है ताकि जो है डायरेक्टली वो एक दूसरे के काम को अफेक्ट न करें। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था। इसके अंदर लाया गया था कि एमपीज़ को जो है किसी पार्टीज़ के डायरेक्शन के अगर खिलाफ या फिर वो पार्लियामेंट को जो है या पार्टी को छोड़ती है तो उस टाइम पे उसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया जा सकता है और उस पार्टिकुलर एमपी को जो है वो अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। अभी जो है पार्लियामेंट और जुडिशरी की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की पावर और प्रिविलेजेस बात करें अगर, तो इनके पावर्स जो होते हैं, तो पहली बात तो पार्लियामेंट कानून क्योंकि बनाती है और ये जो है ओवरसाइट एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है, एग्जीक्यूटिव का काफ़ी पावर इनको भी उसके ऊपर भी ओवरसाइट करती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करती है और साथ साथ रिप्रेजेंट करती है सिटीजन्स को। तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी राइट है और कानून बनाने का, जुडिशरी या किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके हिसाब से उसको कानून को भी बनाने का इनके पास पावर है। इसके अलावा कोर्ट प्रोसीडिंग से इनको इम्यूनिटी होती है, तो ये भी एक जो है इनको इम्यूनिटी मिल जाती है। जुडिशरीज़ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स होती हैं। इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो ये भी एक चीज़ जो है इनके लिए एक फ्रीडम होता है। इसके अलावा बहुत सारे पावर्स हैं जो कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए गए हैं, तो बहुत अथाह पावर हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिनको कि जो है आप अगर सही तरीके से पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसके लिए लिमिटेशंस भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोसीडिंग्स का वो भी एक प्रोसीजर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि एमपीज़ अगर अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिवली वो जो है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। साथ में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी होता है। इसके अलावा जो है पावर टू अपॉइंट जजेस की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है। लेकिन आजकल जो है मतलब क्या है कि कॉलेजियम ऑफ जजेस जो है वो बनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो रहा है कोई, और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज इन केस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो इस तरह से कॉलेजियम के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा रोल एमपीज़ का या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इतना ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि इसको कॉलेजियम से बाहर किया जाए और जितने भी जजेस के अपॉइंटमेंट हों उनका भी प्रॉपर एक दूसरा प्रोसीजर बनाया जाए। इस पर काफ़ी बहसबाजी चल रही है। तो यहीं पे आज का ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। अगले यूनिट में कल आपसे बात करेंगे। तब तक थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।